कसम हमें मिल के लेंगे उत्तराखंड, मिल के लेंगे उत्तराखंड। मेरे पहाड़ के वीर लोगों जागो, वीरों जागो, मेरे पहाड़ के वीर लोगों जागो, वीरों जागो। जागो रे जागो, जागो रे जागो, जागो रे जागो, जागो रे जागो। नमस्कार, मेरा नाम है जयप्रकाश पवार जेपी और मेरे साथ आप देख रहे हैं पहाड़नामा। आज हमारे मेहमान हैं उत्तराखंड राज्य के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया, श्री मदन मोहन नौटियाल जी। तो नौटियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा नौटियाल जी कि आप थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में और कहाँ से आपने शिक्षा प्राप्त की, कैसे कैसे आपका जीवन चला। बचपन तो हमारा बहुत, क्योंकि हम पहाड़ में सभी लोग गरीबी लोग होते थे जी। और गांव में जन्म हुआ और प्राइमरी स्कूल गांव के स्कूलों से हुई। कौन सा गांव था? गिर गांव, अच्छा यहाँ श्रीनगर से नज़दीक है। जी और फिर श्रीनगर ही हमारा मुख्य बाजार था, जी। तो यहीं से हमने थोड़ा बहुत शिक्षा ग्रहण की। और जब हम 17 साल की उम्र में आए तो हम भी, मैं उस समय चाइना की लड़ाई के बाद में लोगों में एक जोश था फौज में जाने का, जी। तो हम भी लाइन में खड़े हो गए पौड़ी में, सोल्जर बोल्ट के फील्ड में। हमने कहा लंबाई चौड़ाई में हम भी देखते हैं हम इसके लायक हैं कि नहीं। तो हम उसमें सब चीज़ों में फिट हो गए। और उसके बाद में जब हमारा मेडिकल आया तो उन्होंने हमसे उम्र पूछी। हमने कहा हम तो अभी 18 साल अब शुरू होने वाले हैं। तो बड़े प्रसन्न हुए डॉक्टर, कहने लगे भाई मैं डॉक्टर हूँ, हम तुम फिट हो। तो हमको ईएमई में सेलेक्ट करके भेज दिया। ईएमई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर। अच्छा। और वहाँ हम फौज में चले गए। 2 साल की हमारी ट्रेनिंग होती थी जी। टेक्निकल ट्रेनिंग, क्योंकि मैं इसके गाड़ी जो हमारे होते हैं व्हीकल मैकेनिक उससे वो था। फिर तब तक हमारे ट्रेनिंग के पीरियड में ही लास्ट में ये पाकिस्तान की वार हो गई। अच्छा, ये कौन से सन की बात होगी? 65 की बात। अच्छा। सन 65 में पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हो गई। तो हमारे यहाँ ये पूछा गया कि भाई कुछ लड़के जाना चाहते हैं वॉलंटरी, तो बताइए अपना नाम। तो मैंने सबसे पहले दिया था। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारे तभी बच्चे मूल दाढ़ी भी नहीं आई, तुम क्या करोगे। हमने कहा अब जब हम जाएंगे तभी पता चलेगा क्या करेंगे जी। तो हमको फजल खां पाकिस्तान से 16 किलोमीटर इधर बॉर्डर से फजल खां अबोर से आगे है, वहाँ हमको भेज दिया गया। अंडरग्राउंड हमारे वर्कशॉप थे और कुछ सौभाग्यवश या जैसे भी हमें काम करने का बड़ा अच्छा मौका मिला, जिससे कि हमें कुछ वीरता भी करनी पड़ी। अच्छा। अपने काम में। तो हमें उसके क्या थी वो वीरता का वो क्षण कौन सा उसमें ये था कि हमारी टैंकर गाड़ियाँ वहाँ फंस गई थी। हम उनको रात को निकाल के लाए अपने। अच्छा। ठीक ठाक करके। और उसका हमको रक्षा मेडल 1965 का वाह, मिला। बहुत बढ़िया। और फिर उसके बाद में सैन्य मेडल भी मिला। और सैन्य मेडल कब मिला? वो 65 के बाद अच्छा, में 65 के बाद। जी। फिर हम अपने ट्रेनिंग में आ गए। फिर हमने अपनी ट्रेनिंग पूरी की। जी। और उसके बाद में फिर हमने डिप्लोमा के लिए भी अप्लाई किया ऑटोमोबाइल का, उसको भी पास किया। जी। और फिर हमारी उसी बीच में तो बाद में तबादला है, हम वॉलंटरी फिर वहाँ गए लद्दाख में। अच्छा। और आगे 18,000 फीट पे फुकची एक जगह थी चिसूर के पास। वहाँ हवाई अड्डा बनाने के लिए रोड रोलर चलाना पड़ता है। तो रोड रोलर उस बर्फ़ को मक्का करता है, तब उसमें छोटा जहाज लैंड होता था। जी। तो उस ज़माने में हमने वहाँ भी अपने वॉलंटरी की और वहाँ उस रोड रोलर को सब फिट फाट कर अपने साथियों के साथ। और वहाँ भी हम कुछ समय रहे काफ़ी, उसका हमको हिमालय मेडल मिला। अरे वाह, बहुत बहुत। हाँ, तो 5 साल जब हमने हमारा वो हो गया नौकरी, वो हो गया कार्य का सेवा का। जी। तो भाई जब हम बम्बई आ रहे थे अपने किसी काम से, तो हम अपने किसी रिश्तेदार को मिलने के लिए एक दुकान में गए। हमने उनसे पूछा कि भाई हमारा फलाना आदमी सुभाष नाम था, उनको मिलना है। तो उन्होंने अपने दूसरे आदमी से कहा नौकर से कि वो गोरखे को कहना कि तुमको कोई मिलने के लिए आ रखा है। अच्छा। हमको बड़ा फिर वो लगा। हमने उनसे फिर पूछा
आपने क्या कहा? उन्होंने कहा भाई हम गोरखा का क्या कहा को तुमने जिसका नाम लिया, तो हमने कहा अरे तो बड़ा उसकी बात है कि अपने ही देश में हम सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या हमने कहा ये तो बड़ी, हमने फिर हम सब काफ़ी लोग जो जानने वाले लोग थे हमारे बम्बई में, उनसे मिले, उनसे पूछा। उन्होंने कहा भाई हमको तो यूपी का कहते हैं, तो यूपी के यहाँ भैया लोग होते हैं और हमारी शकल नेपालियों से मिलती जुलती है, अच्छा। पूरी बोली भाषा भी, तो हमको भी यहाँ गोरखा ही कहा जाता है। अच्छा। अब यूपी को कहते हैं तो यूपी में तो हम कहीं आए थे ही नहीं है। तो मेरे को बड़ा अपने मन में हुआ कि अपने ही देश में हम दूसरी श्रेणी के लोगों में से हैं। तो उस दिन आपको बड़ा मतलब ये लगा कि हमारी बहुत कोई पहचान ही नहीं है, पहचान ही नहीं है। अपने देश में ही पहचान नहीं है हमारी। अच्छा। तो हमको बहुत ही आत्मग्लानि हुई अपने आप में कि हम एक पहचान ही नहीं है हमारी, तो हम जी कहाँ रहे हैं। जी कहाँ है। अब हम किस किस को दें खुलासा कि हम उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं। जी। उत्तराखंड कोई नहीं जानता था तब, केवल इसको पर्वतीय क्षेत्र कहा जाता था। तो फिर हम दिल्ली आए, दिल्ली में भी हम कुछ दिन रहे, तो वहाँ पर हमने देखा कि यहाँ ऐसे ही सुनने में आए कि यार बुल्ला 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 को घरेलू, हमने कहा यार कैसे, दिल्ली का तो पहले भी सुना था हमने मुंबई में भी कि वही हमको हाल है, बुल्ला कहा दिल्ली में जाता भी है, यही हाल। हाँ। वो तो पहले भी सुना था हमने, पर हमको देखा नहीं था। तो भाई हमको कंडारी जी थे यही नजदीक के हैं, बाड़ाखंड, क्या कंडारी था उसका नाम भूल गए, वो घरेलू कर्मचारी संघ के अध्यक्ष थे वहाँ। अच्छा। दिल्ली में। जी। तो उनसे भेंट हो गई, तो हमने कहा यार घरेलू कर्मचारी के, उनका जो घरों में काम करते हैं हमारे लोग, उसको घरेलू काम में उसका अध्यक्ष हूँ। अच्छा। तो हमने यार करीब कितने होंगे? उसने कहा भाई 1 लाख से ऊपर होंगे ओह लगभग। माय गॉड। हाँ, जो घर कोठियों में उसमें इसमें है। अच्छा। और हमको भुला ही कहते हैं यहाँ से, बल्कि एक कहावत है बल्कि भाई पहाड़ जा रहा है एक भुला ले आना अपने साथ। बताओ। तो हमने कहा यार ये भी एक, और वहाँ एक मेरे को दूसरी चीज़ देखने की मिली दिल्ली में कि हमारे जो उच्च पदों में लोग थे, बहुत कम लोग थे जो अपने आगे अपने टाइटल लगाते थे, जैसे नौटियाल भंडारी थे। अमूमन लोग नाम ही के रखते थे या उसके आगे शर्मा बर्मा कुछ बन जाते थे। तो मैंने कहा यार हमारी कुछ पहचान कहीं नहीं है, न दिल्ली में न मुंबई में। मुंबई में बिल्कुल। और ये सभी जानते हैं सत्य था। जी सही। तो फिर मैंने बहुत मुश्किल से, मेरा मन नहीं माना, फिर मैं अपने को वहाँ से अवकाश लिया किसी तरह से, बहुत उससे, क्योंकि मैं टेक्निकल आदमी था, सरकार ने हम पे खर्च कर ही रखा था, पढ़ाया लिखाया, इस योग्य बनाया कि हम किसी कार्य को करने में सक्षम हो गए थे। तो हमने कहा अब हमारी पीड़ा दूसरी थी, अपने को अपनी पहचान। हाँ, उसी पीड़ा में हम हो गए। फिर हम किसी तरह से वहाँ से आ गए। इस बीच में विश्वविद्यालय आंदोलन चल रहा था, थोड़ा उसमें भी जितना हमसे हो सकता था, बच्चे ही थे, मुझसे कोई ज्ञान तो था नहीं। फिर मैंने कहा जो मेरा अपना काम है, रोटी तो खानी है, तो फिर मैंने यहाँ पर अपना एक वर्कशॉप खोला। अच्छा। ये है 20 अक्टूबर 1973 को शुरू किया। अच्छा। तो उसका विजयदशमी था उस दिन। जी। विजयदशमी के दिन, तो उसका नाम मैंने उत्तराखंड मोटर वर्कशॉप रखा। अच्छा। वो पहला नाम था पूरे उत्तराखंड में किसी उसका व्यवसाय या किसी उसका उत्तराखंड के नाम से। जी। और उसी दिन से हमने उत्तराखंड की लड़ाई शुरू कर दी थी राज्य स्थापना की। अच्छा। मेरे साथ 3-4 लोग हमारे साथ ही थे। जी। बाबा बमरोड़ा थे हमारे, मदर प्रसाद बमरोड़ा, बिशन सिंह परबाल उत्तराखंडी, विपिन ममगाई थे, एक में 4-5 लोग। हमने उसी दिन थोड़ा एक यज्ञ किया शाम को, और उत्तराखंड का संकल्प लिया कि आज से हमारा जीवन उत्तराखंड राज्य के लिए समर्पित है। अब इसी के लिए हम आजीवन लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक जीवित रहेंगे। तो हमारे दोनों साथी, विपिन ममगाई तो स्वर्गीय हो गए थे, तो बमरोड़ा जी और बिशन पाल पर, ये आखिरी तक बिशन पाल जी ने तो अपना घर भी छोड़ दिया था, घर वहाँ सब कुछ छोड़ दिया था, वो इसी कार्य में लगे रहते उत्तराखंड। तो इस तरह से करते रहे जी। फिर आगे। फिर उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई? कैसे उत्तराखंड क्रांति दल का ऐसा हुआ कि हम लोग एक उत्तराखंड युवा मोर्चा बनाया था हमने। अच्छा। उस युवा मोर्चे में हमारे बहुत युवा लोग थे जी। तो हमने दिल्ली में जैसे एक बार बोट क्लब पे रैली की, तो हम लोग गिरफ्तार हुए, 19 महिलाएं और बाकी 73 लोग हम गिरफ्तार हुए, तिहाड़ जेल गए। उसके बाद में हमने दिल्ली में फिर एक रामले मैदान से लेके और प्रधानमंत्री हाउस तक
एक विशाल रैली निकाली थी। अच्छा। जो पहला नारा उस जमाने में दिया था, भीग रहे थे बच्चे भी, गोदियों में बच्चे थे माताओं के, और इतनी मोटी बारिश थी, दिल्ली की ठंड, 30 जनवरी। तो तब भी हम नारे लगा रहे थे ढोल बाजे में कि कोदा झगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। 30 जनवरी 1979 की, हाँ 79 की बात है। अच्छा। हैं तो फिर हम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी थे जी। उनके पास गए। 53 सिंह नेगी जी एमपी थे उस समय, उनके नेतृत्व में जी। इंद्रमणि बडोनी जी थे, हम थे, और भी लोग थे। तो जब उनसे उत्तराखंड, उसको उन्होंने कहा कहाँ है उत्तराखंड, क्या है, तो मैंने कहा बद्रीनाथ जो है वो उत्तराखंड। तो बद्रीनाथ यात्रा पे आए थे। अच्छा। मैंने कहा आप तो आज गए थे बद्रीनाथ यात्रा। हाँ, जब वो तो हमारे साथ एक सुंदरलाल बावलकर जी थे, वो पुरोहित थे वहाँ के, वो भी बैठे। मैंने कहा बद्रीनाथ के पुरोहित हैं, तब वो समझो, तो बड़ा उन्होंने हमको प्यार दिया, सम्मान दिया, और उन्होंने कहा ठीक है। हमने अपने ज्ञापन ले जा रखा था, वो उनके हाथों में थमाया, हम लोग आ गए जी। तीसरों से। फिर हमने फिर लड़ रहे थे, तो क्या हुआ कि जब हम देखते थे कि लड़ाई लड़ रहे हैं और फिर चुनाव आते हैं तो लोग अपने अपने पार्टियों में चले जा रहे हैं, तो हमने कहा इस तरह से तो उत्तराखंड बनेगा नहीं। फिर हमारा यही 1979 में बैठे हम कुछ लोग, एक विचार बना कि यार इसके लिए क्यों नहीं एक अलग से राजनीतिक दल तैयार किया जाए जो केवल इसी की लड़ाई लड़े, केवल हमने उत्तराखंड राज्य प्राप्त करना है जी। तो फिर इसमें काफ़ी लोग मिले। एक सबसे बड़े सहयोगी द्वारिका प्रसाद उनियाल मिले, हिमाचल में पत्रकारिता उनका अपना अखबार निकलता था, और हिमाचल का उनको पूरा ज्ञान था, और विकास नगर में उनका निवास था। तो उनकी मदद से हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया। और मसूरी में अनुपम होटल पवार जी का था, उसमें पहले एक मीटिंग की थी हमने विकास गोष्ठी के नाम से। अच्छा। तो उसमें आए थे बहुत लोग, करीब 400 से ऊपर लोग थे। अच्छा। लेकिन बाद में रात को जब ये हुआ कि भाई यहाँ वही रहेगा कि जिसको केवल एक ही उस राजनीतिक दल में रहना है, ये नहीं कि हम आज यहाँ से गए फिर अपने पार्टियों में झंडा डंडा बोकने लग गए। तो कुछ लोग हमारे बाहर आ गए, हमने बिल्कुल बंद किया। रात को करीब 1 बजे ये हुआ कि एक अलग दल बनाया जाए, क्षेत्रीय दल। तब ये सोचा हुआ है क्या उत्तराखंड क्रांति दल इसका नाम दिया गया। अच्छा। ये बना, और डॉक्टर डी पंत विश्वविद्यालय कुलपति थे कुमाऊं विश्वविद्यालय के, और यहाँ के एजुकेशन डायरेक्टर रहे यूपी के, विश्व के माने हुए वैज्ञानिक थे। ये सनराइज उनकी देन है। तो ऐसे महान विद्वान व्यक्ति के हाथ में हमने उत्तराखंड क्रांति दल की बागडोर दे दी। अच्छा। और इस तरह से हम उनके साथ लग गए, और वहाँ से फिर उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना कार्य शुरू किया, क्योंकि राजनीतिक दल तो बन गया था। तब तक उसी समय लोकसभा के चुनाव आ गए। अच्छा। अब उसमें ये हुआ कि भाई अब राजनीतिक हिस्सेदारी तो करनी ही है, अपनी बात तो लोगों तक पहुँचानी ही है। तो वहाँ से डॉक्टर पंत खुद लड़े, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से, पौड़ी सीट से मैं लड़ा एमपी का चुनाव, और टिहरी से डॉक्टर कृपाल सिंह रावत सरोज लड़े। अच्छा। और नैनीताल से कालू खान लड़े। अच्छा। तो इस तरह से हमने अपनी बात, यानी उत्तराखंड क्रांति दल की पहली राजनीतिक यात्रा, मतलब इस तरह से हमने लड़ाई उत्तराखंड की बात हमने लोगों तक पहुंचाने में, जैसे देहरादूनी में पहली बार हमने ही पहुंचाई वहाँ, क्योंकि देहरादून शहर पौड़ी संसदीय क्षेत्र में आता था तब। तो जब हम वहाँ उत्तराखंड की बात करने लगे लोगों से, तो लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे। उड़ा नहीं था, स्वाभाविक बात थी, वैसे हम लड़के थे, वैसे क्या है उत्तराखंड, कहाँ है उत्तराखंड, बोलते ही हैं, सभी बोल रहे। आज वही देहरादून आनंद ले रहा है, तो समय की बात तो है। फिर वो उत्तराखंड पहली बार जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो है आप लोगों ने एक राजनीतिक दल के रूप में जो है भाग लेना शुरू किया। फिर बीच में दौर थोड़ा सा बड़ा हल्का रहा, किसी ने मतलब उत्तराखंड आंदोलन की बात छुटपुट होती रही, पर कोई बड़ा आंदोलन दौर कुछ नहीं रहा। अच्छा। बीच में दौर बराबर चलता रहा, अपनी हमारी जितनी कार्य क्षमता थी उसको हमने, जैसे 1981 में जब चुनाव हुए तो पहले जसवंत सिंह बिष्ट हमारे रानीखेत विधानसभा से पहला आदमी जो चुनाव जीते। अच्छा। और उसके बाद में हम जीते गए, चाहे 1 सीट से जीते, 2 से जीते, 3 से जीते, लेकिन विधानसभा में भी हमारी हिस्सेदारी हो गई। बल्कि काशी सिंह हरी बाद में आए,
वो दूसरे उसमें पहले जसवंत सिंह बिष्ट गए थे। हाँ। और 423 विधानसभा से उसमें उन्होंने उत्तराखंड की बात वहाँ पटल पे लाई थे। जी बड़े वजनदार व्यक्तित्व था उनका और बहुत सुलझे हुए थे। जी और उनकी प्रेरणा से उनके उससे हम लोगों को भी जोश मिलता था, जो करते रहे, काम करते रहे। और उसके बाद में हमने बहुत काम किए हमने। फिर हमने दिल्ली बोर्ड क्लब के 87 में बहुत बड़ी रैली की। अच्छा उसमें हमने बद्रीनाथ से लेके जौलजीबी से और गंगोत्री से कलश यात्रा निकाली। जी तो यहाँ से हमारे मोहन सिंह गांवा से निकले थे बद्रीनाथ से, तब वो हमारे साथ थे। जी और गंगोत्री से बिशन सिंह पर गुंजाल जी निकले थे जौलजीबी से। तो इस तरह से हम वहाँ पे पहुँचे बोर्ड कलम में। और वहाँ पे हमारे बहुत शानदार रैली हुई थी, देखने लायक रैली थी। अच्छा हाँ बहुत हज़ार। उसके बाद हमको थोड़ा प्रेरणा मिली, जोश भी मिला। बल्कि उस समय नारायण दत्त जी वित्त मंत्री थे भारत में। अच्छा हाँ, उनसे भी हम कहीं मिले चले, क्योंकि हम सभी का सहयोग लेते थे, सभी का आशीर्वाद मिले। जी जी फिर उसके बाद चलते रहे और लड़ाई काफ़ी जोरों से हमने की, चुनाव भी जीते गए। पौड़ी कमिश्नरेट पे गया हमने, बहुत बड़ा आंदोलन। फिर गुरजन सिंह गुंजाल जी के नेतृत्व में गुंजी गांव है, आखिरी गांव तिब्बत बॉर्डर पे जी पिथौरागढ़ का, वहाँ से आए महिलाएं पुरुष ढोल नगाड़ों के साथ। और आपका हरसिल से आखिरी गांव से लोग पौड़ी कंडोलिया में पहुंचे थे। और ऐसे ही देहरादून की चौगरता से हर जगह से हमारे लोग पहुंचे थे। ये कौन से सन की बात है? ये है 91, हाँ 91 कुछ ऐसे। हाँ अच्छा तो और फिर हमने नैनीताल में की, नैनीताल कमिश्नरी पे बहुत बड़ी रैली। जी उसमें भी देखने लायक थी वो भी। तो इस तरह से जोश खरोश बढ़ता गया, लोगों का बहुत प्यार और आशीर्वाद मिलता रहा। लोग इतने उत्साही थे कि अपना खर्च खा करके लोगों ने आंदोलन शुरू किया। वीर भूमि के वीर सपूतों जागो, वीरों जागो। वीर भूमि के वीर सपूतों जागो, वीरों जागो। लड़के लेंगे, भिड़ के लेंगे, छीन के लेंगे उत्तराखंड। छीन के लेंगे उत्तराखंड, शहीदों की कसम हमें मिल के लेंगे उत्तराखंड। मिल के लेंगे उत्तराखंड। मेरे पहाड़ के वीर लोगों जागो, वीरों जागो। मेरे पहाड़ के वीर लोगों जागो, वीरों जागो। जागो रे जागो, जागो रे जागो, जागो रे जागो, जागो रे जागो। एक उत्तराखंड क्रांति दल ने एक बहुत बड़ी पहचान बहुत बनाई बड़ी इस दौरान। पहचान। हमने जब एक बार कॉल दिया कि 72 घंटे के बंद का, तो ऐसा बंद रहा कि पूरा उत्तराखंड जो कहीं कोई 72 घंटे कोई माने रखते हैं बना अधिनियम का विरोध किया हमने कि जहाँ जहाँ हमारे विकास कार्यों में पेड़ अवरुद्ध आ रहे हैं हम इनको काटेंगे। काटे, हमारे लोग गिरफ्तार हुए, हर जगह गिरफ्तार हुए, टिहरी में हुए, सभी जगह इंद्रमणि बड़ौन जी के नेतृत्व में टिहरी में हुए, ऐसे ही हर जगह हुए। उसका हमने डट करके मुकाबला किया और अपने लोगों को छुड़ाए भी जेलों से और लड़ाई भी लड़ी। जी तो इस तरह से इस आंदोलन को मतलब यह है कि लोगों का प्रबल समर्थन मिला। यहाँ तक कि जब ये 94 में जी जब हमने पौड़ी में शुरू किया जी इंद्रमणि बड़ौन जी के नेतृत्व में, तो उनको तो हाँ 6-7 दिन हुए होंगे, तो उनकी थोड़ी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी उनके साथ। तो उनके लिए ये हो भाई इनको मेडिकल कॉलेज मेरठ ले जाना पड़ेगा। अच्छा हमने कहा हम तो ले जाने नहीं देंगे, क्योंकि भाई हम तो मरने के लिए बैठे हुए हैं, या तो हमको राज्य दो या हमको मौत दो। वो भी टड़े पर रात को इतना भयानक उनकी रैपिड एक्शन फोर्स आती है, एक अलग होती है जी वो आई। पहले लोग बहुत थे, चुपचाप रहे हो, जब लोग चले गए कभी लोग रह गए हम, फिर उन्होंने हम पे जो लठबाजी शुरू की। ये बड़ौन जी को तो उन्होंने ले जाना था, उन्होंने उनको और साथियों को एम्बुलेंस में डाला, उनको तो ले गए और हमारी जितनी पिटाई करनी थी हम आप भी बहुत हाँ बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल एड में वो गए थे। हमें तो होश ही नहीं थी, दूसरे दिन तो याद श्रीनगर में चला दी थी कुछ लोगों ने कि साहब वो ऊपर चले गए हैं। लोग गए यहाँ से जो जैसा मिला, प्रेमी लोग सब पहुँच गए थे। 9 बजे हमको जब बाहर लाए
तो मेरे साथ हमारी केपी डोभाल जी थे एडवोकेट, हाँ। हम दोनों बहुत घायल हो गए थे अच्छा। पौड़ी। तो इस तरह से जब हमने लोगों का आक्रोश और देखा, उनको शांत किया, तो हम तो केवल 2-3 दिन ही रह सके। डॉक्टर हमको कह रहे थे रुको, अभी तुम्हारे बहुत घाव है, ये जैसे सर फटे हुए हैं, ये जगह जगह पूरा कोई जो। हमने कहा नहीं, हमें तो काम करना है। तो उन्हीं पट्टियों में बत्ती बंदी हुई और हम दिल्ली पहुंच गए गृह मंत्री जी के पास। अच्छा। यशवंत राव चौहान जी थे, जी। उस गृह राज्य मंत्री राजेश पायलट, तो किशोर उपाध्याय थे हमारे साथ, और भी लोग थे। बस तो जब हमने अपनी पट्टियाँ घाव दिखाए उनको, तो कहने लगे अरे, हमने कहा भाई हमें तो पीएम से मिला हुआ। तो वो गृह मंत्री कहने लगे भाई मुझसे जो काम हो सकता है बताओ, लेकिन मैं इस समय पीएम साहब से नहीं मिला सकती। इस तरह से हम लोग मिलते रहते थे और काम भी करते रहते थे। उत्साह और जोश इतना था कि जरूरत से ज्यादा लोगों का बहुत प्यार और स्नेह हर जगह। उसके बाद फिर दिल्ली में बहुत बड़ी रैली हुई थी, उसकी हाँ, याद दिल्ली रैली लाल किले पे जो हमने की थी, हमारे साथ तमाम नौजवान थे, छात्र थे, पूरे भारत के लोग आए थे उसमें। हर जगह से, बम्बई से रेल की बोगियां आई, ऐसे जगह जगह से जो साधन मिले। दिल्ली इतनी बड़ी होती, कश्मीरी गेट से लाल किले तक पूरा वो का उन्होंने ऐसा प्रबंध कर रखा था कि आदमी इस 5-6 किलोमीटर में कहीं बाहर नहीं निकल सके। इतनी बड़ी रैली थी वो। तो हम लोग कर रहे थे उसको। तो ये मुजफ्फरनगर में तब तक हमारा कांड हो गया वो तगड़ा। दिल्ली में भी कुछ लोगों ने बर्दन जी के सर पे पत्थर मार दिया, तो खून बह गया। अब हमें ये आफत आ गई कि अब कैसे रोकें इतने हजारों लाखों लोगों को। अब दिल्ली पुलिस भी हमको गिरफ्तार करने लग गई थी। हमने उनको रोका, हमने हमको गिरफ्तार कर दोगे तो यहाँ भगदड़ मच जाए हैं। तब किसी तरह से लोगों को समझा के हाथ उठ जोड़ के उसको शांत किया। फिर शाम को वो मुजफ्फरनगर को गया, हमारे साथ शंकराचार्य थे, माधव आश्रम जी, उनकी गाड़ी में हम लोग फिर मुजफ्फरनगर पहुंचे। वहाँ देखा तो सारी सड़क खून से लथपथ हो रखी। कितना क्या देख के भावुल हो गया। फिर हम लोगों ने किसी तरह से अपने को संभाला, फिर दिल्ली पहुंचे। तो इस तरह से वो कांड भी होते रहे और हम लोग अपनी बातें भी करते रहे जी। तो फिर हम नरसिंह राव जी से मिले, प्रधानमंत्री थे, उनसे खूब अच्छी बातचीत हुई हमारी बड़ों जी के नेतृत्व में। उन्होंने भी हमको विश्वास दिलाया कि उन्होंने फिर इसको आगे भी बढ़ाया, बल्कि कागज पत्र। अच्छा। मुलायम सिंह जी से मिलते रहे हम तो 2-3 बार, जबकि लोग उसमें विरोध करते थे। जब जनता पार्टी उनका वो आया, वो रक्षा मंत्री थे भारत के उसमें, तो जो इंद्रजीत गुप्त जी गृह मंत्री थे, तो उनसे मिला हमने, उनसे संबंध भी थे हमारे अच्छे। तो उन्होंने कहा भाई अब पहले मुलायम सिंह जी और सीपीएम है, क्योंकि तो सीपीएम तो विरोध करता है, क्योंकि बंगाल में भी गोरखालैंड की मांग हो रही है, तो करेंगे नहीं समर्थन उत्तराखंड का। और मुलायम सिंह जी से पहले लिखा वो रक्षा मंत्री कैबिनेट के, हम उनसे मिले। उन्होंने कहा सबसे पहले मैं दस्तखत करूंगा, और मैंने तो वैसे वीओपी से भी करा दिया है। अब उनकी राह भी बड़ी हो, क्या कुछ भी बोले लोग, लेकिन व्यक्तिगत हमारे उनसे अच्छे संबंध रहे जी। और कौशिक समिति बनी फिर मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में, कौशिक समिति बनी। हाँ, वो तो यहाँ के लिए बनी थी, उनके यहाँ के परिवेश, उत्तराखंड राज्य की संभावनाओं को तलाशने। हाँ, तो जो मैंने आपको भी दी एक किताब उत्तराखंड राज्य क्यों प्रसन्न वाचक, तो कौशिक जी को पौड़ी में दी थी मैंने। अच्छा। तो उन्होंने जब उसमें सारा थोड़ा बहुत देखा, बहुत प्रभावित हुए थे। तो कहने लगे यार तो ये तो हमने भाई हम तो राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं, क्योंकि इतना आप खुद देख लीजिए कि आज हमारी जितनी भी नदियां हैं वो हैं, या जो भी हमारे ये सारे आधार हैं, हम तो केवल हिमालय को प्रहरी मान के चलते हैं कि हिमालय की रक्षा तो देश की सुरक्षा, और हमने जो भी बात की आज तक वो केवल राष्ट्र के परिवेश में किया जी। उस पर भी आएंगे। मैं थोड़ा चाह रहा हूँ कि ये अब क्या हो गया कि इस सारी लड़ाई चलती रही और आखिरकार जो है सन 2000 में जो है राज्य बना हमारा, पर्वतीय राज्य, पृथक राज्य बना जी। तो उस समय की कुछ याद है कि जब राज्य बन रहा था? सारी यादें हैं, वो तो कब बनाए हम लोगों ने। आप लोग कितने खुश थे उस समय? सवाल ये था ना साहब कि जैसे देवगौड़ा जी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की जी, फिर इंद्रजीत गुप्त जी ने किया, दूसरे प्रधानमंत्री जी ने दूसरे साल जी। तो अब आडवाणी जी से हमारे बहुत व्यक्तिगत संबंध थे, क्योंकि हमने सन 91 में
मैं एमपी का चुनाव लड़ रहा था, तो उस समय हमको लोग पृथकतावादी कहते थे। कोई कहते थे खालिस्तानी उसके हैं, कोई कुछ जो जिसके मुंह में आए। और हम लोग ये हुआ कि अपने आप में चल ही रहे थे, तो बीजेपी ने हमसे सहयोग मांगा। मैंने बड़ों जी से बात की, उन्होंने कहा ठीक है, अगर वो हमारे उस पे राज्य के उस पे समर्थन करते हैं तो ठीक है, आप दे दीजिए। तो मैंने आडवाणी से बात की, देर दोनों सारी किया। उन्होंने कहा बिल्कुल, उन्होंने लिख के भी दिया। उसके बाद में 91 में हमने उनको समर्थन दिया जी। एक राष्ट्रीय पार्टी तो थी वो। फिर आडवाणी जी बहुत माननीय व्यक्ति थे, सम्मानित व्यक्ति थे, फिर भारत के सर्वोच्च नेताओं में माने जाते थे। और उन्होंने हमें खुद कहा कि अब आप उत्तराखंड को संभालो। हमने संभाला, सब सीटें जीती उनकी। फिर दिल्ली में अटल जी ने भी हमको बड़ा प्यार और स्नेह दिया उस समय जीतने के बाद। तो इस तरह से उनसे एक संबंध बन गए थे। तो उस समय आप क्रांति दल में ही थे? हाँ, रहे हम लास्ट तक भी क्रांति एक दल ही सहयोगी रहे। दल के तौर पे? हाँ, सहयोगी, भाजपा के हाँ साथ? सहयोगी एक विचारों में। अच्छा। हमने अपने दल नहीं छोड़ा, हमने उनको केवल समर्थन मुद्दों पे दिया। जी। क्यों हमारे मुद्दे का समर्थन कर रहे हैं तो भाई आप हमारे हमसे आप समर्थन ले लो। भाई तुम्हारे एमपी भी जाएगा तो हमारी बात तो करेगा, ठीक। और हम भी जाएंगे तो यही बात करेंगे। और उन्होंने इसमें सहयोग भी किया, क्योंकि जब देवगौड़ा जी ने को किया, वही भारत के प्रधानमंत्रियों ने तो किया है, तो फिर वो हमको एक सहारा भी मिल गया था। आडवाणी जी से हम बराबर मिलते रहे, तो उन्होंने हमेशा हमको बड़ा इसने प्यार दिया। और फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री थे उसमें साहिब सिंह वर्मा जी, वो केंद्रीय मंत्री भी रहे और वो हमारे बड़े अच्छे परिचितों में भी रहे। बहुत सहयोग दिया उन्होंने इस राज्य को बनाने में। अच्छा। और जब इस राज्य की घोषणा हुई, सब कुछ हो गया, तो उस समय के हाल जो थे वही आज भी हैं। क्योंकि जो हमारे राष्ट्रीय दल है, मैं उनके संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैंने 2000 के बाद राजनीति नहीं की। अच्छा। अगर मैं राजनीतिक होता तो कुछ कह भी देता उनके। 2000 में आपने राज्य बनने के बाद हाँ। पूरी तरह से राजनीति से अपने को किनारा कर अलग कर दिया। क्यों? अच्छा। कि मेरा लक्ष्य पूरा हो गया था जी। मैंने देश को, विश्व को एक पहचान देनी थी कि उत्तराखंड कहाँ है। तो क्या लगता है आपको कि अब आज उत्तराखंड को लगभग 20-22 साल से ज़्यादा होने को है, तो आपके जो सपने थे वो सपने पूरे हो रहे हैं? जिन उद्देश्यों के लिए आपने ये राज्य बनाने के लिए अपना इतना बड़ा संघर्ष किया है, क्या वो हमें प्राप्त हुआ है क्या? ये तो मैंने क्या बोल रही यहाँ की आम जनता जो है, जो अपने वोटों से, वोट मैं भी देता हूँ, जिन सबको सत्ता में बैठा रही है, चाहे जो भी है, तो यहीं के लोग हैं। अब लखनऊ से तो हम लड़ जाते थे, दिल्ली से हम बिल्कुल मर मिटने को तैयार रहते थे। अब इनसे क्या लड़ना है? अगर हम कहीं पे देख भी रहे हैं कि एक के सभी कमी है, मेरे दृष्टिकोण से तो आज तक कोई चीज है, चाहे कोई बताओ, एक कितना छोटा प्रदेश और 10 मुख्यमंत्री बन गए, जबकि नागालैंड में 5 बार मुख्यमंत्री बन रहा है, हिमाचल में 5 बार मुख्यमंत्री रहा, और हमने 3 महीने के मुख्यमंत्री पैदा किए। तो इससे बड़ा अब मैं आप ज्यादा क्या बोल रहा हूँ, ये तो सारी दुनिया। आपको नौटियाल जी, आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड क्रांति दल जो कि एक बहुत बड़ी भूमिका जिसने राज्य के निर्माण के लिए की है, वो अचानक 2000 के बाद कुछ विघटित सा हो गया, या कुछ आपस में कुछ ऐसा है कि पाया मिलके? ऐसा है कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही रहा हमारा कि मैंने कहा नहीं कि हम अपने साथियों से हार गए। अब उनसे हमारे साथी भी पोर्टफोलियो पे रहे हैं, उत्तराखंड क्रांति दल सत्ता में रही उत्तराखंड की, लेकिन दुर्भाग्य यही रहा कि जैसे जब तक राज्य की लड़ाई थी तो मैं जनरल सेक्रेटरी रहा शुरू से आखिर तक, बनने से आखिर तक। तो तब तक तो मेरे ऊपर भगवान की कृपा हो रही हो, चाहे लोगों का आशीर्वाद रहा। कभी जो हमने वो कर दिया होगा, जो आंदोलन शुरू, चाहे मर गए हो सब, लेकिन पीछे हटके नहीं आए। लेकिन जैसे ही राज्य बना, हम भी आ गए, हमारी अपनी परिस्थितियां ऐसी हो गई थी, हम सड़क पे आ गए थे। और होता ही है भाई, आखिर कोई भी जिम्मेवारी जो कुछ था हमने सब गंवा दिया था अपना, क्योंकि उस जमाने में तो कोई पानी भी नहीं पिलाता था, लेन देन तो बहुत दूर की बात रही। जो कुछ करना अपने बलबूते पे करना है, और किया ही है। ऊपर वो किरणर है, कुछ लोगों का भी साथ रहा, जिनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते गए। तो उत्तराखंड क्रांति दल के जो उस समय प्रमुख नेता थे,
मतलब जब भी राजनीतिक विषयों पे बात होती है जी, जी। तो कहा जाता है कि उत्तराखंड क्रांति दल के जो मुख्य नेता थे ये आपस में ही भिड़ते रहे, एक दूसरे की टांग खींचते रहे, और नई जो जनरेशन थी उत्तराखंड क्रांति दल की जो युवा पीढ़ी थी उनको नेतृत्व में आने के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं किया गया, ऐसा लोग आरोप लगाते हैं आज। आरोप ये है, हालांकि मैं तो गया नहीं, न मैंने इनके साथ ज्यादा व्यवहार रचा है। रहता तो शायद हम थोड़े रोकते, पर फिर भी एक पुराने कार्यकर्ता होने के नाते, लेकिन ऐसा रहा कि ये मैंने भी देखा है। जी। मुझे आज भी उसका सबसे बड़ा दुख है कि जिन नौजवानों ने हमारे साथ रहे आज भी कई घायल हैं, हमारे जैसे कई लोग हैं, कई बर्बाद हो गए। जब मैं अपने मुंह नहीं धो सक रहा, मैं अपने लड़के को मुजफ्फरनगर में घायल हुआ बहुत बुरी तरह से, आज तक भी उसका सही नहीं है। मैं उसका आंदोलनकारी सर्टिफिकेट नहीं बना सका, क्योंकि उसके बाद जो परिस्थितियां आई, हर जगह पैसे का खेल, हर जगह पैसे का, आज भी पैसे का खेल। वो लक्ष्मी पुत्र वो उल्लू ऐसा बैठा है इस उत्तराखंड में है, वो लक्ष्मी का खेल कि दिन में तो सब देख रहे हैं, एक दूसरे की गाली गलौज, रात को सब बैठ के, क्योंकि तब आंखें उल्लू की सचेत हो जाती हैं। तो ऐसे हो गए ये पूरा उत्तराखंड लक्ष्मी पुत्र से हंसी भी आती है। कहाँ है, होता तो दुनिया देखती। हमने कहा था मैं आज भी 3 किलोमीटर के क्षेत्र में 5 योजनाएं चला सकता हूँ, 3 किलोमीटर, ऐसा है। उत्तराखंड तो स्वर्ग से भी बढ़कर है, स्वर्ग इसके सामने कुछ भी नहीं। अगर कोई कहे, मेरी किताबों में आपने देखा होगा, अध्ययन करना उनका एक एक शब्द का, विश्व के मैं कह रहा हूँ सबसे उन्नत प्रदेश और राज्यों और देश में उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति, जितना वरदान इसको दे रखा है, कितनी नदी नाले हैं जिनकी गिनती नहीं कर, जितने झरने हैं। हमने एक ही बात कही थी इंदिरा जी से जब बद्रीनाथ में मिले थे कि 2 साल के लिए हमें उत्तराखंड दे दो, हम भारत के नहीं विश्व के के लिए इसकी एक नई दिशा दे देंगे। तो दुर्भाग्य यही है, अकेला हमने कहा था अलकनंदा पे हम इसको अविरल बहने देंगे, निर्मलता के छात्र नहीं छेड़ेंगे, लेकिन किनारे किनारे से हाथ जोड़ के कहेंगे थोड़ा थोड़ा, कहीं नहर, कहीं पाइपलाइन, कहीं सुरंग से हमको कहीं 5 मेगावाट, कहीं 10 मेगावाट, कहीं 20 इस रोज बिजली पैदा कर। ऋषिकेश तक हम 1,500-2 हज़ार मेगावाट बिजली आराम से पैदा कर सकते थे जी। कभी टूट फूट भी होती बरसात में तुरंत बना लेते। तो ऐसे हमारे पास कई नदियां हैं और सब ग्रेविटी के हैं, वे सब ऊपर से नीचे आ रही है। तो जहाँ हमारे घराट चल सकते थे वहाँ हम बल्ब क्यों नहीं जला सकते? बिल्कुल। लेकिन दुर्भाग्य यही है, मैं ये तो कहता हूँ कि दोनों जो राजनीतिक दल है हमारे आज ये जो भी है, ये तीसरा चौथा, कोई नहीं चाहता कि यहाँ का आदमी मेहनत कश हो, उसके हाथों में काम आए। क्यों काम आएगा तो इनको सस्ता मजदूर जिंदाबाद के लिए कहाँ से मिलेगा? 200 रुपये में कहाँ से मिलेगा इनको, जो दिन भर इनकी जिंदाबाद करता रहे? कहाँ से मिलेगा? दिल्ली में क्यों नहीं हो रहा? क्यों दिल्ली में लोग काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, अपनी सोच अपने विचार रखते हैं, तो जिसको उनको वोट देने देते हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं कम से कम। यहाँ तो आपने देख लिया सब हारे हुए कैंडिडेट है, जीता कोई नहीं आया जिसको जनता ने जिताया होगा, पर केवल वही लक्ष्मी पुत्र हैं, लक्ष्मी माता लक्ष्मी कृपा है, और सुखी एक नहीं नजर आया। जितने हमारे साथी आज तक यहाँ राजनीति में जो भी किया होगा, मैं किसी लिए कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, न लगाऊंगा, पर जैसे पहले खुश रहते थे, चमक रहती थी सबके चेहरों में, उत्साह था, एक कुछ करने की रहती थी इच्छा। आज जिसको देखो गर्दन जो खा के चल रहा है, उठा के नहीं चल रहा है। अरे क्या हो गया भाई तुमको? अरे हमने कहा हम जो घर में बैठे हुए हैं, हम तो राम भजन में लगे हुए हैं। मैंने माँ गंगा के बाद में उसको राष्ट्रीय नदी करवाई, 35 दिन हर की पेड़ी पे आमरण अनशन किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, कई लोग मर गए थे उस गंगा के पीछे कि इसको निर्मल अविरल करने के लिए राष्ट्रीय नदी बनाओ। हम भी बैठे 35, हमारे साथी बैठे, हम भी रहे, उसको आज राष्ट्रीय नदी है, प्रसन्नता होती है। तो आज माँ गंगा पूरे विश्व में, आज मैं ऋषिकेश में देख रहा था होली खेल रहे थे विदेश 100 देशों के, वो गंगा के पीछे तारे हैं वहाँ, नहीं तो क्या क्यों आ रहे हो? क्यों? बिल्कुल किसको बोल। तो नौटियाल जी आपकी तो ये जो गाथा है ये तो इतनी लंबी है कि लंबी तो है, आपको किताबें लिखी हुई हैं, कम समय में भी इसको बांधा नहीं जा सकता। तो उतनी मोटी मोटी किताबें लिखे मैंने आपको दे रखी है, लेकिन आपके कभी हम नहीं रहेंगे
तो ये इतिहास बनेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो आपके माध्यम से भी और तमाम उत्तराखंड की जनता जो है हमारी है, जहाँ तक हमारे संदेश जा रहा होगा, सबका अभिवादन कर, उनको नमन कर, यही कहूँगा कि आने वाली पीढ़ी के लिए सब मार्गदर्शक बने, इस तरह से न रहें जैसे आज हैं। कल तुम्हारे बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? जो उत्तराखंड कह रहा था कि मैं हजारों करोड़ रुपए बाहर देश किसी दूसरे को सहायता देंगे, आज हम हजारों करोड़ रुपए कर्ज में, किसके बच्चे हैं? तो आपके हमारे बच्चे तो होंगे कल, वही तो देनदार होंगे जी। इसलिए अभी भी सजग बनो, इस देवभूमि उत्तराखंड को दैत्य भूमि मत बनाओ जी। अभी भी सजग बनो। ये भूमि ने बहुत दिया, ये हमको ही नहीं पूरी दुनिया को दिया। आज हमारा जो पर्यावरण है हिमालय से पूरे वायुमंडल को सुरक्षित रखता है। आज लोग कह रहे हैं गर्म हो गया, गर्म हो गया। अरे तुम कब देखो गर्म क्यों हो रहा है? हमारा हिमालय, हमने इसी के लिए कहा था हिमालय की रक्षा, देश की सुरक्षा जी। पर कहाँ है? बहुत बहुत धन्यवाद आपके आपका संघर्ष धन्यवाद के है। लिए, बहुत बहुत सबसे बड़ा धन्यवाद आपका है है। जो आपने अपना समय निकाल के और हम जैसे लोगों को थोड़ा नहीं, वो ऐसा किया, नहीं है। जीवित रहने के लिए जो जितने दिन बचे हैं हमारे, कम से कम आप सुख शांति से जिएंगे। तो नहीं, सही। बिल्कुल आपका आशीर्वाद बना रहे। और जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं वो निश्चित तौर पे ये जान रहे होंगे कि मदन मोहन नौटियाल जी, जो कि आज लगभग गुमनामी की श्रेणी में है, कोई उनको पूछ भी नहीं रहा है, उनके संघर्षों को याद भी नहीं कर रहा। तो मैं चाहता हूं कि हमारे उत्तराखंड के जो ये संघर्ष के जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिन्होंने कि हमें एक मार्गदर्शन दिया है और आज भी वे लगातार मार्गदर्शन देते आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि नौटियाल जी जैसे जो हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के नेता के साथ साथ उत्तराखंड के जनजीवन से जुड़े हुए एक व्यक्तित्व रहे हैं, आपका आशीर्वाद हमारे उत्तराखंड की पूरे युवा पीढ़ी को मिलता रहे। नमस्कार, देखते रहिए पहाड़नामा।